अन्नदाता अन्नदाता, नीति तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। शकरकंद की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक खेती पर तकनीकी सलाह। झींगा मछली पालन अच्छी आमदनी कमाने का जरिया। शकरकंद को मीठा आलू भी कहा जाता है, जिसकी गिनती कंद वर्गीय फसलों की श्रेणी में होती है। फिलहाल इसकी खेती के लिए सही वक्त चल रहा है, तो किसान इसकी कौन सी किस्मों की बुआई करें और खेती करते समय किन किन बातों का खास ख्याल रखें, जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिंह से। शकरकंद यह जो है बल्ब क्रॉप इसको कहते हैं, ट्यूबर क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि आलू को हम लोग ट्यूबर कहते हैं, उसी तरह शकरकंद भी एक बल्ब क्रॉप है। और इसका जो है खेती जो है बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्यों में जो है इसके बड़े पैमाने पर खेती होती है। और इसका उपयोग जो है कई रूप में किया जा सकता है। जैसे कि कुछ लोग शकरकंद को उबाल कर सज खाते हैं, इसका चिप्स बनाया जाता है, इसका आटा बनाया जाता है। और इसका लत जो है, इसका जो लत्ती जो है जानवरों के पाउडर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। शकरकंद की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु वाले स्थानों पर सफलतापूर्वक उगाई जाती है और जहां से 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहां इसको आसानी से उगाया जा सकता है। तो कटिंग लगाने के पहले खेत की तैयारी बहुत अति आवश्यक है। तो खेत को पहले जो है मिट्टी पलटने वाला ट्रैक्टर से उसको कर लें, जिसको मोल बोल पुलाव कहते हैं, उससे उसकी पूरा जुताई कर लें। उसके बाद 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें। और हाँ, अंतिम जुताई के समय लगभग उसमें 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद और लगभग 40 किलो फास्फेट और 40 किलो पोटास, 30 किलो नाइट्रोजन, ये तीनों को अंतिम जुताई के समय खेत में डाल के अच्छी तरह से मिला देना है। पोषक प्रबंधन के तहत नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा शुरू में लता लगाते समय ही जड़ों में देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा 15 दिन में, दूसरा हिस्सा 45 दिन टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अब जहाँ तक इसकी खेती की बारी है, तो इसकी खेती के लिए
हमें उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। तो शकरकंद में कई तरह का कलर आता है। कुछ शकरकंद उजला होता है, कुछ लाल होता है, कुछ बैगनी कलर का होता है। तो जिस कलर का लगाना चाहते हैं उस कलर का पहले प्रभेद का चुनाव करें। तो मुख्य प्रभेद में जैसे आपका राजेंद्र शकरकंद 5 है, राजेंद्र शकरकंद 35 है, ये सब वाइट कलर का होता है। और राजेंद्र शकरकंद 47 या पर्पल कलर का होता है। और जैसे किरण हुआ, गौरी हुआ, ये सब का जो कलर जो होता है रेड होता है। शकरकंद लगाने का 2 तरीका है। पहला तो है कि अगर आपका कहीं से उसका लत मिल जाता है, तो जैसे कि परवल का जैसे कटिंग करके लगाते हैं उसी तरह का हम कटिंग उसको लगाते हैं। शकरकंद की खेती के लिए हमें 1 हेक्टेयर खेती के लिए 84,000 लताओं के टुकड़ों या कटिंग की आवश्यकता होती है। एक कटिंग की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा एक साथ 2 से 3 कटिंग खेत में लगानी चाहिए। कटिंग लता के मध्य और ऊपरी भाग से लेनी चाहिए। उसके बाद मुख्य खेती में लता लगाने के लिए उपयुक्त रहती है। 20 से 25 सेंटीमीटर लंबाई का उसका लत काट लेते हैं। लत काटने घड़ी ध्यान यही रखना है कि नीचे वाला भाग नहीं हो, ऊपर से और नीचे वाला भाग। तो 25 सेंटीमीटर की लगभग लंबाई उसका काट लें और सेकेंडरी नर्सरी में उसको 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते जाएं। और मेड़ से मेड़, लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। शकरकंद 3 तरह से लगाई जाती है, टीला विधि, मेड़ एवं नाली विधि और समतल विधि द्वारा। वैसे इन तीनों विधियों का अपना अलग अलग महत्व है। टीला विधि जहां जल जमाव की समस्या रहती है वहां अपनाई जाती है, और दूसरी मेड़ या नाली विधि ढलाव वाले भूमि के लिए उपयुक्त रहती है। समतल विधि हर जगह के लिए उपयुक्त है, किंतु 1 माह बाद जड़ों पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बनाना आवश्यक होता है। और उस भाइन को मेन फील्ड में लगाना है। तो लगाने का जो उसका जो दूरी जो हुआ, तो कहीं कहीं लोग लाइन से लाइन 50 रखते हैं, कहीं लोग 60 से रखते हैं। तो निर्भर करता है कि वह वैरायटी का बढ़ाव कैसा है। कहीं वो ज़्यादा फैलने वाला तो नहीं है। अगर ज़्यादा फैलने वाला रहेगा तो हम उसको लाइन से लाइन 60 रखेंगे। और पौधा से पौधा की जो दूरी है, कटिंग से कटिंग जो लगाएंगे। भारत में मछली पालन काफी तेजी से प्रचलित हो रहा है। ऐसे में झींगा मछली पालन के व्यवसाय के प्रति किसानों का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। झींगा पालन को आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में पालना सबसे बेहतर माना जाता था, लेकिन अब तकनीकी सहायता के चलते किसान खेतों में बनाए गए तालाबों में भी झींगा पालन कर सकते हैं। इस बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरपुर की मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास से। पूरा विश्व भर में आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि पूरे विश्व भर में महाझींगा पालन एक प्रमुख व्यवसाय के रूप से एक बहुत ही लोकप्रिय है। वो इसी कारण क्योंकि झींगा बहुत ही सुस्वादु एवं पौष्टिक एक आहार के रूप में भी देखा गया है। इसका अगर जैव रासायनिक बात करें तो इसमें पाया जाता है लगभग 20 से 21% प्रोटीन। साथ ही साथ इसमें पाया जाता है कैल्शियम, सोडियम, आयरन, फिर पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा भी। साथ ही साथ प्रोटीन का मात्रा भी बहुत ज़्यादा है दूसरे मछली के अंतर में। महाझींगा एक पौष्टिक आहार के रूप में उपयोग में आने वाला जलीय प्राणी है। ये मछली की प्रजाति न होते हुए भी जल में रहने के कारण सामान्य बोलचाल में मछली ही समझा जाता है। महाझींगा का पालन अन्य मछलियों जैसे रेहू, कतला, मृगल के साथ किया जा सकता है। चूँकि महाझींगा नीचे स्तर पर रहने वाला प्राणी है, इसलिए इसके तालाब में कॉमन कॉर्प या मृगल का संचयन कम मात्रा में करना चाहिए। महाझींगा पालन के लिए किसान बीज को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से मंगवा सकते हैं। इसके लिए मत्स्य पालक अपने प्रदेश मत्स्य विभाग या नजदीकी मत्स्य विभाग से संपर्क करें।
और सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जब आप उसको डाल रहे हैं मछली को, तो ये बस ध्यान रहे कि वो बहुत ही अच्छा बीज होना चाहिए। एक ही उसका समस्या है कि बीज उसका ज़्यादा उपलब्ध नहीं मिलता है, तो आपको पहले ध्यान रखना है कि आपका बीज का स्रोत कहाँ से आप ले रहे हैं। तो अगर आप उस हिसाब से डालते हैं और उतना ध्यान रखिए कि कितना उसका जो स्टॉकिंग है वो 50 से 100 प्रति मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। अब मीठा पानी में भी आप झींगा पालन बहुत अच्छे से उसको पालन कर सकते हैं। जब आप झींगा पालन करना चाहेंगे मीठा पानी में, तो मिनिमम आपको 1 एकड़ के ज़मीन चाहिए या फिर 1 एकड़ के तालाब रकबा वाला ज़मीन चाहिए, जिसमें आप महाझींगा, आप उसको एक उसका जो प्रजाति साइंटिफिक जो नाम है वो है माइक्रोबैक्टीरियम रोज़नबर्गी, और लोकली उसको स्कैम्पी भी बोलते हैं। मटियाही या दोमट मिट्टी वाले एकड़ या इससे छोटे तालाब महाझींगा पालन के लिए अच्छे होते हैं। महाझींगा के बीज संचयन करने के पूर्व तालाब की सफाई करवा लें, ताकि उसमें किसी प्रकार की खाऊ मछली या हानिकारक कीड़े इत्यादि न रहें। इसके बाद सामान्य तौर पर जिस प्रकार मछली पालन के लिए तालाब की तैयारी की जाती है, ठीक उसी प्रकार से तालाब की तैयारी कर लें। साथ ही झींगा मछली को छिपने के लिए बांस, झाड़, पुराने टायर इत्यादि तालाब में डालें। जब तालाब के पानी का रंग हल्का हरा अथवा भूरा हो जाए, तब बीज का संचयन करें। केवल महाझींगा पालन तकनीक में 20,000 झींगा के बीज प्रति एकड़ के दर से संचयन किया जा सकता है, जबकि अन्य मछलियों के साथ इसका 50% यानी कि 10,000 झींगा बीज का संचयन प्रति एकड़ किया जा सकता है। और जब तालाब में डाल रहे तो 15 दिन पहले ही तालाब को आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चूना लगभग 40 से 80 किलो, गोबर आपको डालना है लगभग 2 से 4 टन, आपको यूरिया भी डालना होगा 40 से 60 किलोग्राम, और साथ ही साथ सिंगल सुपर फॉस्फेट 80 से 120 किलो प्रति एकड़। अगर आप ये सब डाल लेते हैं तो पोस्ट लार्वा का बात करते ही हम पहले बोलते हैं कि जो आपका जो झींगा का जो जीव चक्र है वो है जो अंडा के बाद उसका 11 लार्वल स्टेजेस होता है, जो कि 22 से 25 दिन तक ही उसका खत्म हो जाता है। 25 दिन के बाद वो पोस्ट लार्वल स्टेज में आता है, जो झींगा का जो एक छोटा रूप उसका धारण कर लेते हैं। उसी पोस्ट लार्वल स्टेज में ही आपको क्या करना होगा, आपको उसको तालाब में डालना होगा स्टॉकिंग के रूप में। उसको डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको खाना, जो अगर आप पोस्ट लार्वा वाला स्टॉक करते हैं तो आपको खाना देना पड़ेगा सूजी, मैदा और उसके साथ अंडा का घोल मिला के उसको एक गोलाकार बना के उसको आप छिड़क दीजिए। सिर्फ एक ही ध्यान रखिए, आपको हर दिन उसको परिपूरक आहार देना जरूरी है, क्योंकि बिना सप्लीमेंट्री फीड का इसका विकास अच्छा नहीं हो पाता है। झींगा सर्वभक्षी के साथ साथ परभक्षी स्वभाव का होता है, इसलिए तालाब में आहार की कमी न होने दे, अन्यथा भूखा रहने की दशा में झींगे आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। सामान्यतः झींगा बीज के वजन का 10% तक आहार प्रतिदिन झींगों की तीव्र गति से वृद्धि के लिए शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का भोजन दे। इसके लिए झींगों को भोजन के रूप में 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन देना लाभकारी होता है। इसके आहार में 4% सरसों की खली, 4% राइस ब्राउन और 2% फिश मील दे। साथ ही मांसाहार में प्रमुख रूप से मछलियों को चूरा, घोंघा, छोटे झींगे एवं बूचड़ खाने का अवशेषों को दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको सप्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको सुबह और शाम 2 टाइम जरूर उसको खाना देना चाहिए। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप झींगा पालन करते हैं तो टेम्परेचर एक बहुत ही इसमें खासियत है। टेम्परेचर इसमें 24 से मिनिमम 24 से 35 डिग्री सेल्सियस तक ही होना है। जब इसके कम आ जाता है तो बेटर है कि आप उसको बेच दीजिए। 24 से अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है तो उसका जो मृत्यु का दर है वो भी ज़्यादा हो जाता है। झींगा की वृद्धि के जांच के लिए समय समय पर जाल चलाकर वृद्धि की जांच करें। ऐसे आहार का प्रयोग करें जो पानी में स्थिर रहे और जल को कम प्रदूषित करे। साथ ही जो झींगा 50 से 100 ग्राम के हो गए हैं उन्हें निकालकर बेच दें, ताकि बचे हुए छोटे झींगों का विकास किया जा सके। तभी आप उसको अच्छे से 6 से 7 महीना तक उसको आप पालन कर सकते हैं। तो इस समय क्या होता है, जो ये जो 6-7 महीना का जो पालन का जो समय है, उससे झींगा मछली लगभग 50 से 100 ग्राम तक हो जाता है, जिसका मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। यानी अगर आप कॉमन मछली अगर डालेंगे जो कि मीठा पानी में होता है, यानी रोहू, कतला, नैनी, उसका आपको 150 से 200 या 250 प्रति किलो ही आपको दर मिलेगा। पर वही अगर आप झींगा मछली पालन करते
होते हैं और महाझींगा अगर आप बेचते हैं उसका 50 से 100 ग्राम तक भी आ जाता है, तो उसका रेट हो जाता है 300 से 350 प्रति किलो, जो कि बहुत ही बेहतर होंगे आप लोगों के लिए। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी के दिनों में आसमान में मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान 2 से 3 दिनों तक मानसून के सक्रिय बनने से उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर मध्यम से थोड़ा अधिक भी बारिश होने का अनुमान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह है कि वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई खड़ी फसलों में फिलहाल सिंचाई स्थगित रखें एवं फसलों में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव सावधानी पूर्वक आसमान साफ रहने पर ही करें। मक्का, खरीफ, प्याज, चारा एवं अन्य सब्जियों वाली फसलों में आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन उर्वरक का व्यवहार करें। अगात बोई गई धान की फसल जो गाभा निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें वर्षा के बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, उसमें गंधी बगफीट की नियमित रूप से निगरानी करें। इस समय धान फसल में तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट की निगरानी करें और कीट का प्रकोप होने पर बचाव के लिए करताप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। अरहर की बुआई वर्षा की संभावना को देखते हुए सावधानी पूर्वक अविलंब संपन्न करने का प्रयास करें। इसके लिए पूसा 9 एवं शरद प्रभेद अनुशंसित है। बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। जून जुलाई में बोई गई अरहर की फसल में कीट व्याधि का निरीक्षण करते रहें। भिंडी, उड़द और मूंग की फसल में पीला मोजैक वायरस रोग की निगरानी करें। यह रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। रोग के विस्तार से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। लतीदार वाली सब्जियों की फसलों में फल मक्खी कीट की निगरानी करें। कीट नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम सभी क्षतिग्रस्त फलों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें और मिथाइल यूजेनोल ट्रिप का प्रयोग करें। अधिक क्षति होने पर 1 किलोग्राम छोआ गुड़ और 2 लीटर मेलाथियान 15 EC तरल दवा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में समान रूप से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। मूली एवं गाजर की अगेती बुआई करें। मूली के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, जौनपुरी जापानी सफेद, पूसा रश्मि, अर्का निशांत आदि प्रभेद अनुशंसित हैं। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो एवं नैंटस प्रभेद अनुशंसित हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जफर, जिला मधुबनी के कृषक ब्रजेश कुमार ने। ये सोलर पंप सेट के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो ब्रजेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो हमारे जो वर्षा से जो बारिश होती है वो उसी पे डिपेंड करते हैं, उसी पे आधारित है। हमारे जो कृषि कर रहे हैं वो लोग उसी पे आधारित हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर समय पे बारिश ना हुई तो इनसे उनका जो कृषि है वो प्रभावित होता है, फसल डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमारा सौर ऊर्जा जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है सब जगह, सब एक बहुत ही आसान स्रोत है जिसका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई समय पे सिंचाई कर सकते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज यह तकनीक विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने के प्रयोग में लाते हैं।
सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाई जा रहे निर्माण ढांचे की जरूरत होती है। सोलर सेल जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है। इसके ऊपर सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। उसके बाद मैं इन चीज़ों में बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ आपको कुछ इसके पुर्जे लगते हैं, जैसे कि इसमें सोलर पैनल होता है, इसमें एक बैटरी चाहिए होता है, उसके बाद इसमें एक कन्वर्टर लगा होता है जो कि हमारा सौर ऊर्जा को हमारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और फिर एक ये हो गई, ये 3-4 मेजर कंपोनेंट से एक बैटरी लगा। तो ये जो है कुछ मेजर कंपोनेंट्स है, जिसमें आपको लगभग मैं बताना चाहूँगी कि इसके जो खर्च है वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितने एचपी का भी मोटर लगा रहे हैं। इसमें आपको एचपी आपको मिलेंगे 1 एचपी, 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी, 10 एचपी, ऐसे आपको पंप मिलेंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 एचपी तक के आपको पंप मिल सकते हैं। उसमें आपका आप किस तरीके का पंप लगा रहे हैं, कितने एचपी का पंप लगा रहे हैं, आपका इस पे लागत डिपेंड करेगा। इसका जो खर्च होता है लगभग मैं आपको बताऊंगी तो 1 एचपी का मतलब आपका 68,000 से लेके 4,68,000 तक आएगा, जो कि डीसी मोटर, ये मैं डीसी मोटर की बात बता रही हूँ। फिर अगर आप एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर का जो खर्च है वो लगभग 1,15,000 से लेके 5,68,000 तक खर्च बैठता है इसमें। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड तथा तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर। आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। मैनुअल सोलर सेट के बारे में इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। यह कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय में सूर्य की सीधी दिशा में रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। यह एक स्थायी संरचना होती है, इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिधर रहता है उस दिशा में घूम जाता है। स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है। यह संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद बात करूं तो फिर इसमें आपका जो मेंटेनेंस है, इसमें जो आपको मेंटेनेंस भी इसमें बहुत कम लगता है। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस आपको जो सोलर पैनल है जहाँ पे आप लगाए हैं वहाँ पे आपको एक स्प्रिंकलर लगाना है, जो कि आपको हर लगभग 15 दिन पे, जो अगर उन पे पैनल्स पे धूल जम जाए तो आपको उससे बस हटा के साफ करना है 15 दिन के अंदर। और इसमें आपको फिर बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो उनके आप लगभग सुबह 9 बजे से लेके आप शाम के 5 बजे तक लगातार आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं अपने खेतों में। एवं इससे क्या होगा कि अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डीजल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसानों को जो है खर्च भी थोड़ा कम आता है इसमें। हालांकि शुरुआती दौर में आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक देखें, लॉन्ग रन तक, तो इसमें जो है वो आपको खर्चा थोड़ा कम पड़ता है, उल्टा किसान को फ़ायदा ही होता है। इसमें आप किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि अब इसका अनुदान कैसे ले, क्योंकि ये बहुत महंगा है, तो इसके लिए आपको हर किसान ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी आपको दो जगह से आप मिल सकता है। एक तो आपको भारत सरकार देती है, जो कि पीएम कुसुम योजना के तहत देती है। इसमें आपको 90% योगदान मिलता है, आपको सब्सिडी मिलता है भारत सरकार की तरफ से। दूसरा हो गया हमारा जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार भी एक योजना के तहत देती है, बिहार सौर ऊर्जा क्रांति योजना, बिहार सौर क्रांति। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।